हे गाइस, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स। मैं उमेश और आप देख रहे हो उमेश लैब फिजिक्स। सो अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने नए हेयर कट्स लिए हैं। सो शुरुआत करते हैं। सो एटम्स है क्या? सो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एटम्स के अंदर एक खुद की दुनिया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक खुद का एक इकोसिस्टम क्यों कहना? क्योंकि उसके अंदर तुम्हें ऑर्बिटल्स दिख रहेंगे, एनर्जी लेवल चेंज होते दिखेंगे, फोटॉन्स निकल रहे हैं। और एक ऐसा समझो कि एक पूरा यूनिवर्स, डिस्को लाइट, सब कुछ एक एटम के अंदर है। एटम से ऐसा होता है, पर हर एटम के अंदर ऐसा होता एग्जिस्ट करता है, एक तरीके से हो सकते हो। पर पहले साइंटिस्टों को कुछ पता नहीं था कि एटम्स के अंदर है क्या। फिर साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, थ्योरीज लगाई, और फिर समझ में आया वेट अ सेकेंड, इसके अंदर कुछ तो है। और फिर आज हम पढ़ेंगे उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में, थ्योरी जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो सब कुछ चीज़ें हैं। सो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं जाऊंगा प्लम पुडिंग मॉडल जो कि जे थॉमसन ने दिया था। सबसे पहले आता है हमारा जे थॉमसन का मॉडल, और उनके मॉडल को बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो, ये अगर मैं इसको अगर एक मान लो मेरे हाथ में स्फीयर है, वो एक पॉजिटिव एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जैसे तरबूज के अंदर सीड्स, या फिर तुम्हारे चॉकलेट चिप कुकीज के अंदर वो चोको चिप्स। हाँ हाँ, वैसे समझ लो। लेकिन ये उतना अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और तब आए रदरफोर्ड आए थे 1911 में अपने मॉडल के साथ। उन्होंने क्या किया, ये मैंने इमेज दिखाई है। ऐसे एक तरफ रखा रेडियो एक्टिव सोर्स, जिसमें से निकल रहे थे अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा सिग्मा तुम नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल्स की बात हो रही है। यहाँ पे है अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे रखी एक डिटेक्टर स्क्रीन, और यहाँ पे रखी गोल्ड फॉयल। बस मतलब बहुत पतली सी शीट की गोल्ड फॉयल, और उसके अंदर से वो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। जो डिटेक्टर स्क्रीन थी, उसका काम ये था कि वो पकड़ती थी जितने अल्फा पार्टिकल आ रहे। सही है, रिलीज किए गए, और मोस्टली वो पास थ्रू कर गए गोल्ड फॉयल से। सही है, लेकिन कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक कर गए। और उसके बाद समझ में आया, एक सेकेंड, ये बाउंस बैक क्यों कर रहे? कुछ तिरछे चले गए, कुछ एकदम परपेंडिकुलर चले गए। तो उससे समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो न्यूक्लियर ये एटम्स के अंदर है, जो कि एकदम सख्त है। या फिर उसको मतलब, अगर ये एक शेल है और इसके अंदर मैं बैठा हूँ, तो अगर कोई मुझे छुएगा तो वापस चला जाएगा ना, अगर कोई बाउंस कर रहा है अगर। लेकिन अगर कोई इधर से जाएगा, सामने से जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस रदरफोर्ड का मॉडल बस इतना ही एक्सप्लेन करता है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें ये एटम्स चैप्टर बिल्कुल बच्चों ऐसा लगेगा, एकदम ईजी। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और कंटिन्यू करते हैं अगले सेगमेंट में। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कंक्लूजन भी तो निकलेगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, नाम चाहिए था उन्हें। उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया? उन्होंने बोला कि देखो, कुछ साइजेस भी दिए एटम्स के। एटम का साइज है 10⁻10, और एटम का साइज है, मतलब न्यूक्लियस का साइज है 10⁻15। क्यों? क्योंकि देखो, मतलब ये न्यूक्लियस जो है वो 1,00,000 गुना छोटा है एटम से। मतलब साइज समझो, एटम खुद में छोटा है, और एटम से 1,00,000 गुना साइज छोटा है न्यूक्लियस। माइंड ब्लोइंग। उन्होंने कंक्लूजन ये दिखा कि मोस्ट पार्टिकल्स निकल गए, लेकिन जो ये अगर एटम है और एटम के बीच में अगर न्यूक्लियस है, और अगर कोई पार्टिकल इससे टकराया तो ये रिफ्लेक्ट कर गया, सीधा टकराया तो वापस चला गया। बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा कंक्लूजन था, जो कि मैंने पहले ही बोला था। और अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे ये नंबर्स को हमेशा ध्यान रखना। ये है एटम का साइज, ये है न्यूक्लियस का साइज। बस अब इस सब के बाद ये जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने बोला कि ये देखो, यो मैं बन चुका हूँ एकदम कूल, मेरे पास थ्योरी है, मैंने साबित कर दिया, बस अब कुछ नहीं, अब एकदम मस्त तरीके से होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि रदरफोर्ड का मॉडल भी गलत था, पूरी तरीके से नहीं, पर हाँ गलत था। साइंस ये कहता है, या फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी जो एक्सेलरेट करता है वो रेडिएशन छोड़ता है, और अगर वो रेडिएशन छोड़ रहा है तो उसकी एनर्जी जा रही है। बस वैसे ही जो एटम्स होते हैं, उसके ऑर्बिटल्स के अंदर न्यूक्लियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर घूम रहे हैं, तो ये एनर्जी लूज करे। अगर एनर्जी लूज करे तो इनका जो
ऑर्बिटल साइज होगा वो श्रिंक होगा और एक वक्त पे वो श्रिंक इतना हो जाएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा और बस एटम कोलैप्स। एक सेकेंड, मैं तो एग्जिस्ट कर रहा हूं, सो इसका मतलब है कि उनका मॉडल गलत है। और हाँ, और उसके बाद एंट्री होती है बोल्स की और वो कहते हैं वेट अ सेकेंड, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे की चीज जहां पे तुम समझोगे कैसे ये मेरा मॉडल ज्यादा अच्छा, तो बस अब उसको हम समझेंगे। अब आए हमारे बोर साहब, यहाँ पे बोर पाजी, उन्होंने बोला नील बोर 1913 में, याद रखना ये डेट इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड 1911, नील बोर 1913। सो उन्होंने बोला वेट अ सेकेंड, ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है और अपनी ऐसे घूम रहा है। ना 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 ना, वो एक फिक्स पैरामीटर में है। जैसे कि अगर ये एटम है और इसका न्यूक्लियस है तो एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार हो सकती है पर मैं एक ऑस्ट्रियन आर्टिस्ट तो याद ही होगा जिन्होंने आर्ट स्कूल फेल किया था, तो मेरी ड्राइंग तो और अच्छी है एटलीस्ट। सो कंटिन्यू करते हैं। सो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिटल में घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इधर घूम रहे हो, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। ना ना ना, अगर लाइंस है तो सब एक स्टेट, और उसको बोला स्टेशनरी स्टेट। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, लीनियर एंगुलर क्वांटाइजेशन। लीनियर एंगुलर क्वांटाइजेशन ये होता क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसके अंदर n जो होती है वो वैल्यू 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 जा सकती है। h जो होती है वो होती है अभी भी प्लैंक्स कांस्टेंट। बेचारा प्लैंक भाई साहब, सोचो उसने अपने बीवी को पूछा हो कि भाई साहब मैंने ये नंबर ढूंढा, इसका क्या नाम दूं? उसने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट। बेकार जोक था। फिर से मुझे बेकार जोक्स मारने की बहुत आदत है। सो अब यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू अगर तुम्हें नहीं पता है भाई साहब छोड़ दो, अभी अभी छोड़ दो, बस नहीं होगा तुमसे। भाई पाई की वैल्यू तो सबको पता है। सो 3.12159465 कुछ ऐसी वैल्यू है। सो या बस इतना सा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक कूल चीज दिखाओ, एनर्जी का फॉर्मूला En इक्वल्स टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर EV। तो ये फॉर्मूला क्या है? ऐसे समझो, E1 इक्वल्स टू 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 13.6 EV। बढ़िया है। पर E2 जब आएगा तो ये हो जाएगा 13.6 अपॉन 2 2 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 2 4 3 12 3.2 EV। और बस ऐसे ही करते करते 3.4 होना चाहिए। हाँ 4 होना चाहिए। हाँ 4, 2 नहीं, मैंने गलती से मैंने सोचा वो 0 है। तो 3.4। अब इसके बाद हो जाएगा और कम। और ये नेगेटिव में क्यों जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, बस इसलिए। और अब हम आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर, जो कि इस हफ्ते का सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे मजेदार टॉपिक भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जानते हो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल पर जंप करते हैं। जैसे अगर मैं इधर हूँ सो मैं इधर आ जाऊंगा बस। पर जब मैंने ऐसा किया तो तब एक अचानक से एक फोटोन बाहर निकला। ये फोटोन है और ये अचानक से बाहर निकला। सो यह फोटोन एमिट हुआ, तुम ऐसे कह सकते हो फोटोन एमिट हुआ। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है HV इक्वल्स टू EI माइनस EF। एक सेकेंड, तुम बोलोगे मेज EI और EF क्या है? सो ये है इनिशियल एनर्जी और ये है फाइनल एनर्जी। बस फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी। सो ऐसे समझ सकते हो। जानते हो हाइड्रोजन का ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो सबसे कम होता है,
तुम ऐसे भी कह सकते हो इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, मेरे माइक के एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ये ट्राइपॉड जिस पर रखा है उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। इस मतलब हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट इस दुनिया में, इवन हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। हम अगर एलिमेंट से बने हैं सो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे इस दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट करती हो, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। और अगर वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा दे रहा है और अगर ऐसा हो रहा है सो उसका एक फिंगरप्रिंट है। मतलब अगर तुम 5 चीज़ें रख दो मेरे सामने और मुझे मत बताओ कि क्या किस चीज़ से बना हो, मुझे बस उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिखा दो। मेरे पास कंपेयर शीट होगी, मैं कंपेयर करूंगा, मैं बता दूंगा एक सेकंड ये टंगस्टन का बना है, ये डायमंड का बना है, एक सेकंड ये नहीं ये कार्बन का बना है। डायमंड कार्बन ही होता है, हाँ कार्बन का बना है ना, कि डायमंड कोई चीज़ नहीं होती, कार्बन होती है वो। ये कार्बन का बना है, एक सेकेंड ये गोल्ड का है, बस सिंपल सी बात। अब आते हैं डी ब्रॉगली भाई साहब, फिर से एक और बार उनकी एंट्री। पिछले वीडियो में भी उनकी एंट्री हुई थी, इस वीडियो में भी एंट्री है। सो अब उनके आइडिया को समझते हैं। सो डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला, याद है ना 1923 में उन्होंने एक बड़े बड़े काम किए थे, मैटर को भी वेव बोला था, लाइट भी वेव है। सो बस ये सभी चीज़ थी। तो उन्होंने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन वेव भी है, और अगर वो वेव है तो वो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग ऑर्बिटल वेव बनाएगा। एक सेकंड, पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, बस सिंपल सा। तो उन्होंने बोला कि देखो ये बस कंडीशन सॉल्व होगी तभी वो ऐसे कर पाएंगे, और इसी रीजन से कुछ ही ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और कुछ ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। दैट्स इट। सो बस इतनी सी बात थी, इतना इजी चैप्टर था। अगर किसी को लगता है चैप्टर बहुत हार्ड है, कैसे समझ में आएगा, बस इतना इजी चैप्टर था, मतलब इतना इजी चैप्टर। सो अभी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इतना इजीली मैंने समझा दिया। सो सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। शायद न्यूमेरिकल होगी, चाहे कुछ और होगी, क्या पता। देन सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड goodbye.